नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी के ऐलान के बीच चीन ने ईरान इस्राइल तनाव सुलझाने के लिए 4 पॉइंट प्लान पेश किया है। वहीं ईरान ने खाड़ी देशों से जंग का हर्जाना मांगकर बड़ा दांव चल दिया है। अमेरिका ईरान के बीच डील की आहट तो है, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। उधर देश में भी सियासत गर्म है। सीईसी की संपत्ति पर सवालों से बवाल मचा हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट के बाद इस्तीफे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नोएडा में मजदूरों का गुस्सा फिर से सड़कों पर उतर आया है। पत्थरबाजी, बवाल और पुलिस का एक्शन से माहौल गर्म है। दोपहर की सबसे बड़ी खबरों में मिडिल ईस्ट से लेकर बिहार तक सियासी हलचल तेज है, इसलिए ये खबरें आपको जानना जरूरी है। लेकिन पहले रुक करेंगे बुलेटिन की 5 बड़ी खबरों का। ईरान इस्राइल जंग सुलझाने के लिए चीन ले आया 4 सूत्रीय फॉर्मूला, क्या रुकेगा युद्ध? ईरान का बड़ा दांव, खाड़ी देशों से मांगा जंग का हर्जाना, सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। अमेरिका ईरान के बीच बड़ी डील की तैयारी, ईरान बोला झुककर नहीं करेंगे समझौता। सीईसी ज्ञानेश कुमार की संपत्ति पर टीएमसी सांसद ने उठाए सवाल, सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट बैठक, आज दोपहर देंगे सीएम पद से इस्तीफा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब चीन ने नया शांति का फॉर्मूला पेश किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 सूत्रीय प्रस्ताव देकर पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की बात कही है। ये प्रस्ताव उन्होंने यूएई के साथ क्राउन प्रिंस जैद अल नहयान के साथ मुलाकात के दौरान रखा। चीन की सरकारी एजेंसी के मुताबिक इस प्लान में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को सबसे अहम बताया गया है। शी जिनपिंग ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन ने यह भी जोर दिया कि सुरक्षा और विकास साथ साथ चले, तभी स्थायी शांति संभव है। यानी एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं चीन खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। ईरान ने अपने पड़ोसी 5 खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत से जंग में हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक सख्त पत्र भेजा। इस पत्र में साफ आरोप लगाया गया कि इन 5 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया और ईरान के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। ईरान ने 2 टूक कहा है कि अब इन देशों की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी तय हो चुकी है और इन्हें हर तरह के नुकसान की भरपाई करनी होगी। सबसे खास बात तो यह है कि ईरान सिर्फ भौतिक नुकसान ही नहीं, बल्कि मानसिक नुकसान का भी मुआवजा मांग रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान इससे पहले भी अमेरिका से भी जंग में हुए नुकसान का हर्जाना मांग चुका है और अब उसने अपने पड़ोसी देशों को भी सीधे निशाने पर ले लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर से आगे आया है। खबर है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों को बातचीत के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद बुलाया है। ये पूरी सीज फायर की कोशिश यानी युद्ध विराम के खत्म होने से पहले की जा रही है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक पाकिस्तान के 2 बड़े अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द मेज पर लौटें ताकि खून खराबा रुक सके। हालांकि ये बैठक होगी या नहीं, ये पूरी तरह अमेरिका और ईरान की मर्जी पर निर्भर है। अगर दोनों देश किसी और जगह पर मिलना चाहेंगे तो पाकिस्तान उस पर भी विचार कर सकता है। ईरान के साथ जारी भारी तनाव के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने संकेत दिए हैं कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। वेंस के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी ग्रैंड डील होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान में हुई बातचीत के दौरान कुछ अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को 20 साल तक परमाणु प्रोग्राम रोकने का ऑफर दिया था। इसके जवाब में ईरान ने इसे घटाकर 5 साल करने का अपना प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि अभी दोनों पक्ष एक दूसरे की शर्तों पर पूरी तरह सहमत नहीं हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम दोनों तरफ से प्रस्तावों का लेन देन शुरू हो गया है। अभी सीज फायर खत्म होने में करीब 9 दिन का समय और बचा हुआ है। एक तरफ समंदर में नाकेबंदी चल रही है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी है। जानकारों का मानना है कि इस खींचतान के बीच ही शांति का कोई रास्ता निकल सकता है। ईरान के चीफ जस्टिस एजेई ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन वो झुककर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन जंग के मैदान में बुरी तरह हार चुका है, अब वही दुश्मन बातचीत की मेज पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। चीफ जस्टिस के मुताबिक
अमेरिका पुरानी अकड़ के साथ पाकिस्तान की बैठक में आया था। वो धोखे से ईरान पर अपनी झूठी बातें थोपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान की टीम ने अपनी जनता के हक की बहुत समझदारी से रक्षा की। उन्होंने साफ कर दिया कि जो अमेरिका जंग में नहीं जीत सका, उसे बातचीत से कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि ईरानी सेना की उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। सीज फायर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ईरानी सैनिक अब आराम कर रहे हैं। ईरान के साथ फिर से शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच आज लेबनान और इसराइल के साथ बैठक होने जा रही है। बैठक आज वॉशिंगटन में होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के राजदूत आज आमने सामने बैठकर सीधी बात करेंगे। इस खास मीटिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल होने वाले हैं। बातचीत का मुख्य मकसद लेबनान में तुरंत सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू करवाना है। साथ ही हिजबुल्लाह को हथियार मुक्त करने और शांति का रास्ता निकालने पर भी चर्चा होगी। इसराइल के भीषण हवाई हमलों और जमीनी हमले के बाद लेबनान में हालात काफी खराब हो चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बातचीत को पूरी तरह बेकार बताते हुए खारिज कर दिया है। उसने लेबनान सरकार से अपील की है कि वो बातचीत के बजाय इस्राएली हमले का डटकर मुकाबला करे। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने ईरान की समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाकों में अमेरिका में कम से कम 15 जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। इन जहाजों में एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और 11 खतरनाक डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कौन सा जहाज किस जगह तैनात है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सभी जहाज पूरे इलाके में फैल चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए। इसी मकसद से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी पूरी ताकत इस ऑपरेशन में झोंक दी है। इस घेराबंदी के बाद अब खाड़ी के देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी वाली धमकी को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का दावा है कि उसके पास समंदर में जहाजों पर तेल का भारी स्टॉक मौजूद है। इस तेल के दम पर वो अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद 3 महीने तक आराम से टिक सकता है। बुल्गारिया में ईरानी दूतावास ने तो सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक तक उड़ा दिया। उसने कहा कि ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी करने की धमकी दी है। बस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के पास समुद्र में जहाजों पर इतना तेल जमा है कि वो 3 महीने तक उसे बेच सकता है। पोस्ट में आगे चुनौती देते हुए पूछा गया कि क्या आपको ये यकीन है कि आप और आपके साथी देश इतने लंबे समय तक टिक पाएंगे। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। आईपैक पर शिकंजा, विनेश चंदेल को 10 दिन की रिमांड। महिला आरक्षण बिल पर 500 से ज्यादा हस्तियों ने उठाए सवाल। संसद सत्र, कांग्रेस का व्हिप परिसीमन के खिलाफ तैयारी तेज। नोएडा में मजदूरों का फिर से बवाल, पत्थरबाजी और इलाके में तनाव। बंगाल चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के को-फाउंडर विनेश चंदेल की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई सोमवार रात से शुरू होकर मंगलवार तड़के तक चलती रही। ईडी का दावा है कि आईपैक कंपनी करोड़ों रुपए की हेराफेरी में शामिल रही है। अब तक की जांच में करीब 50 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। ईडी अब कस्टडी में उनसे इस पूरे घोटाले की कड़ियों के बारे में पूछताछ करेगी। इससे पहले जनवरी में जब ईडी की टीम कोलकाता दफ्तर पहुंची थी, तब काफी हंगामा हुआ था। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी और कागजात अपने साथ ले गई थी। अब चुनाव के ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सीईसी ज्ञानेश कुमार की संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोखले का दावा है कि जब ज्ञानेश कुमार आईएएस अधिकारी थे, तब उनकी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड डीओपीटी की वेबसाइट पर सार्वजनिक था, लेकिन जैसे ही वो चुनाव आयोग में पहुंचे और फिर सीईसी बने, उनके पुराने रिकॉर्ड अचानक से वेबसाइट से गायब हो गए और जब इसकी कॉपी मांगी गई तो सरकार ने इसे प्राइवेट जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो जानकारी पहले पब्लिक थी, अचानक से वो प्राइवेट कैसे हो गई, क्या छिपाया जा रहा है। गोखले ने यह भी कहा कि जब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जज तक अपनी संपत्ति बताते हैं, तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की जानकारी क्यों छुपाई जा रही है। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सत्ता के गलियारों में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक कर ली है और अब उनके इस्तीफे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। करीब 25 मिनट चली इस अहम बैठक के बाद नीतीश कुमार सीधे अपने आधिकारिक आवास अणे मार्ग पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। कैबिनेट की इस बैठक का माहौल भी बेहद भावुक रहा। बीजेपी नेता और मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बैठक में सभी के लिए ये भावुक पल था। वहीं जेडीयू की नेता लेशी सिंह ने भी इसी तरह की भावना जताई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इस्तीफे के बाद बिहार की सत्ता किसके हाथों में होगी।
नोएडा में मंगलवार को फिर से मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सेक्टर 80 में देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। कम सैलरी से नाराज मजदूरों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाला। पुलिस ने पहले मजदूरों को समझाने की कोशिश की और बताया कि सैलरी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बात नहीं बनी और कुछ उपद्रवी माहौल बिगाड़ने में लग गए। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और इलाके को खाली कराया। सिर्फ सेक्टर 80 ही नहीं बल्कि सेक्टर 121 के गढ़ी चौखंडी गांव में भी बवाल देखने के लिए मिला, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस गाड़ी पर पत्थर बरसाए। दरअसल मजदूरों की मांग साफ है कि हर महीने कम से कम 20,000 रुपए की सैलरी दी जाए। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें तय मानकों के मुताबिक वेतन नहीं मिल रहा और भत्तों में भी भारी भेदभाव है। इतना ही नहीं, कुछ मजदूरों ने बड़ा आरोप भी लगाया कि कंपनियां 9 महीने के बाद कर्मचारियों को निकाल देती हैं और फिर दोबारा भर्ती करके भत्ते बढ़ाने से बचती हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान भी जहां 90 रुपए प्रति घंटा मिलते थे, वहीं बाद में ये घटकर 50 रुपए प्रति घंटा हो जाता है। महिला आरक्षण को लेकर अब देश में नई सियासी और सामाजिक बहस छिड़ गई है। करीब 500 महिला समूहों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार के प्रस्तावित बिल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन लोगों ने सांसदों को एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच बुलाया गया संसद का विशेष सत्र जल्दबाजी में किया जा रहा है और इसमें जरूरी चर्चा का समय ही नहीं दिया गया। पत्र में साफ कहा गया है कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू है। ऐसे में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। साथ ही आरोप लगाया गया कि सरकार ने महिला संगठनों को अपनी राय देने का पर्याप्त मौका ही नहीं दिया गया। मांग की गई है कि सबसे पहले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी पक्षों के लिए साथ खुलकर चर्चा हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए, तभी इसका फायदा मिल पाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इन मांगों पर गौर करेगी या फिर विशेष सत्र में बिल को आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में महिला आरक्षण कानून और सीटों के परिसीमन पर चर्चा होनी है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50% तक बढ़ा दी जाए। इस नए प्लान के मुताबिक लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने की तैयारी है। इसी के आधार पर 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की भी योजना है, लेकिन कांग्रेस इस सत्र को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सांसदों को बिना किसी बहाने के सदन में मौजूद रहने और पार्टी का साथ देने के लिए कहा गया है। फिलहाल 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल सत्य हिंदी से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के एक तरफ ही आपको मेंबरशिप का बटन भी मिल जाएगा, जहां आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ आप सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हर खबर हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.